जून 22 में ये कल किया था, इसका पार्ट BCD CM के नाम से था शायद। जी CM के नाम से था। क्वेश्चन नंबर 21। इसके 3-4 पैराग्राफ्स के बाद एक टेबल है और फिर पार्ट ए है। बस यहां तक 4 नंबर का सवाल है, आप कर दें। ये जो टिक साइज दिया हुआ है इसको इग्नोर करें, जो आपको डायरेक्ट तरीका सिखाया है उस कर दें, सवाल कर दें। पार्ट ए आप कर दें सॉल्व। यही कमोडिटी फ्यूचर का सवाल है।
अरे छोटा सा सवाल था यार। इतनी सारी तो कैलकुलेशन ही नहीं है यार जितनी कैलकुलेटर पकड़ के करे जा रहे हैं। नहीं हुआ सवाल? कोई एतराज परेशानी? बिल्कुल जैसे शेयर्स का किया वैसे ही है बिल्कुल। चलिए एक और करते हैं, मैं करता हूं बोर्ड पे। दिसंबर 17 मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 18 सीपीएल के नाम से। इसका पार्ट ए हस्बे तौफीक आप कर लीजिएगा कभी करना हो तो। फॉरवर्ड और मनी मार्केट है। पार्ट बी कर रहा हूं मैं। पार्ट है मेरी बुक में क्वेश्चन 18 दिसंबर 17 अटेम्प्ट का सवाल है सीपीएल। पार्ट ए अच्छा है, फॉरवर्ड मनी मार्केट डबल सवाल है, दो करेंसीज का। हस्बे तौफीक सही लेकिन करिएगा जरूर तैयारी करते हुए। पार्ट ए जरूर करिएगा तैयारी करते हुए। अभी मैं पार्ट बी करा रहा हूं, पढ़ नहीं करता हूं। हाँ जी 30 नवंबर है आज, 1 दिसंबर कह लें, 30 नवंबर कह लें। और सीपीएल के बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 15 मिलियन रुपए दो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है। लेकिन इन्वेस्ट आज नहीं करने, 2 महीने बाद करने। तो टेंशन क्या है फिर? 2 महीने बाद शेयर महंगे हो गए होंगे। अच्छा, इस सवाल में खराबी है कि या तो बता देते ना कितने शेयर्स खरीदने हैं और फिर पूछते कि हमारे इन शेयर्स खरीदने पे टोटल कितना पैसा लगेगा, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट साइज और वो सब समझ आता था। लेकिन इन्होंने बस बता दिया कि इतने रुपए के शेयर्स खरीदने, तो खरीद लें जाके। जब तय ही कर लिया कि 15 मिलियन के खरीदने हैं तो खरीद लेंगे जाके। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स बताए होने चाहिए थे, फिर कोई मजे का सवाल बनता। चलो खैर, सवाल है, आंसर तो करना है। तो पहले और दूसरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि 2 महीने के बाद हमने 15 मिलियन लगाने हैं डीबीएल और एचओएल के शेयर्स में, और 2 महीने बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो फिर हम हेजिंग करना चाह रहे हैं फ्यूचर की। पॉइंट नंबर 1 में आज स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस दी हुई है आज की 1 दिसंबर की। 10% मार्जिन आ गया, शेयर प्राइसेस 2 महीने बाद इतनी बढ़ जाएंगी, ये है डाटा।
अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट इतनी कोई क्लियर नहीं है, तो इसके जरूरी नहीं कि एक तरह का आंसर हो, एक से ज्यादा तरह के भी हो सकते हैं। एक तरह का बस बता देता हूं आपको, डिवाइस दी हेजिंग स्ट्रेटेजी। चलो हेजिंग स्ट्रेटेजी तो बना लेंगे, कल को हमने शेयर खरीदने बेचने, तो बाय सेल या सेल बाय, बाय सेल, हेजिंग स्ट्रेटेजी तो बन जाएगी। एंड कैलकुलेट दी नेट आउटकम। क्या नेट आउटकम? क्या नेट आउटकम? ये तो बता ही नहीं कितने शेयर खरीदने, तो नेट आउटकम क्या? लेकिन कमोडिटी हेजिंग में अभी एक सवाल मैंने खुद बना के कराया, कभी आपने किया, तो क्वांटिटी तो पता हो ना, तो नेट आउटकम निकलेगा ना कि इतने शेयर्स हमें फिर इवेंचुअली कितने रुपए के पड़ेंगे हैं? मतलब नेट आउटकम का क्या मतलब? तो इस सवाल का जो पीछे सोल्यूशन हुआ है ना, और जो सबसे रीजनेबल लग रहा है वो ये कि ये पूछना चाह रहा है कि बताएं फ्यूचर हेजिंग में जाने के बाद कल को हमारे पास 15 मिलियन रुपए ही अवेलेबल होंगे, या फ्यूचर का गेन डाल के कुछ रुपए बढ़ गए होंगे, या फ्यूचर का लॉस डाल के 15 से भी कम हो गए होंगे। यही पॉसिबल हल है और हल नहीं है। अगर सवाल में बताया होता ना कि हम लोग इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, तो नेट आउटकम का मतलब हो सकता था कि इवेंचुअली हमें वो कितने रुपए के पड़ रहे हैं। जैसे करेंसी हेजिंग में भी था नेट आउटकम कि हमें एंड रुपया कितना जेब से आ जा रहा है, तो फिर तो सेंस बनती थी। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट साइज पता है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट साइज पता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज भी नहीं पता, तो फ्यूचर हेजिंग में हमने करना क्या है जाके? तो ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी है सवाल के अंदर कि एंड रिजल्ट वो हमसे चाह क्या रहा है। तो इसका वाहिद हल यही बनता है कि एंड पे देख लें टोटल कितने पैसे जमा हुए होंगे। 15 मिलियन तो होंगे हमारे पास, अगर फ्यूचर पे गेन कमाया होगा तो वो भी रुपए ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट करें हम 2 मिलियन गेन कमा लेंगे, तो नेट आउटकम ये निकलेगा कि हमारे पास 17 मिलियन रुपए अवेलेबल होंगे, और अगर 1 मिलियन का लॉस गंवा दिया तो 14 मिलियन अवेलेबल होंगे। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, ये जबरदस्ती की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते ना, तो फिर ये प्रॉपर फ्यूचर का सवाल बन जाता। यानी इन एनी केस हमें फ्यूचर का गेन लॉस तो निकालना ही है, तो निकाल लेते हैं। 2 शेयर्स हैं तो अलग अलग सॉल्व, टेबल बना के भी कर सकते हैं, पीछे टेबल बना के किया हुआ है, मैं अलग अलग सॉल्व कर देता हूं। दिसंबर 17 का पार्ट बी। पार्ट ए अपने आप प्लान में रखें, टिक कर लें इसको, जब आप दिसंबर की तैयारी कर रहे होंगे, नवंबर में या अगर जून में पेपर देने, पार्ट ए करिएगा जरूर। अच्छा है, फॉरवर्ड इसमें क्रॉस रेट है, तो अच्छा सवाल है। पहले क्या कौन सी कंपनी है? नहीं, सीपीएल तो अहम है ना। डीबीएल, डीबीएल का सवाल करता हूं। बाय सेल और सेल बाय? बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। हेजिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी बाय नाउ सेल लेटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों चाहिए होते हैं? इवेंचुअली हमें टोटल गेन लॉस निकालना होता है। ये तो हो गया बाय सेल, लेकिन अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं टोटल गेन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी हेज्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। इसमें से क्या पता है? कुछ भी नहीं पता ना, ये पता है ना ये पता है। अच्छा किसी हद तक ये पता है, किसी हद तक। इसमें केस 2 होता नहीं है, रेफरेंस दे रहा हूं केस 2 का, फ्यूचर का।
वो जो केस 2 था जिसमें हमारी करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल था, न्यूमरेटर कैसे निकाल रहे थे? फ्यूचर का केस 2, फॉरेन करेंसी अमाउंट जिसको हेज करना था, कन्वर्टेड एट स्पॉट नहीं, फ्यूचर की कैलकुलेशन में स्पॉट का कोई काम नहीं है, ओपनिंग फ्यूचर प्राइस। हम इस वक्त हेज नंबर ऑफ शेयर्स को करने लगे क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर है, लेकिन हमें यह पता है कि हम कितने रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। 9 मिलियन रुपए के। ये कहां से आया? नहीं, 60-40 की रेशियो में खरीदना चाहते हैं। 15 मिलियन तो टोटल लगाना है, 60-40 की रेशियो में। डीबीएल के हिस्से में कितना आएगा? 9 मिलियन। 9 मिलियन शेयर्स, 9 मिलियन रुपीज। तो अगर मैंने उसको शेयर्स बनाना हो तो कौन सी वाली शेयर प्राइस? फ्यूचर मार्केट की ओपनिंग वाली प्राइस। 9 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 16.45। ये न्यूमरेटर पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको इधर ले जाते हैं। कोई मसला नहीं, इधर ले गए। टोटल गेन कैसे निकालना था? गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल गेन कैसे निकालना था? रुपी पर शेयर इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था ना, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बना? 0.5 मिलियन बता रहे हैं, चले मिलियन बता दें। क्या बताया? 0.47 मिलियन। ये क्या है? रुपीस शेयर्स। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल सके, कोई बात नहीं, हमने ये निकाल लिया। बाय सेल हो गया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अगला काम स्पॉट ट्रांजैक्शन तो हम कोई करने नहीं जा रहे ना, कितने शेयर्स खरीदने हैं, तो हम तो बस गेन लॉस ऑन फ्यूचर नहीं जा रहे हैं। हम नंबर ऑफ फ्यूचर्स जब निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग अमाउंट टू बी हेज्ड कन्वर्टेड एट फ्यूचर की प्राइस, हम ये देखना चाह रहे हैं हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में तो अच्छा हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस 9 मिलियन में से हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी निकालनी है, तो फिर वो भी साथ ले आएंगे, या अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के पैसे अलग से दे देंगे तो फिर 16.45 काफी। अब निकालते हैं फ्यूचर का गेन लॉस। आज हमने किया बाय, किस रेट पे? सेल किस रेट पे करेंगे? 2 महीने बाद की फ्यूचर की प्राइस क्या है? वो फ्यूचर की प्राइस तो नहीं है, तो स्पॉट की प्राइस। परसेंटेज लगा के तो कल की शेयर प्राइस निकलेगी, यानी कल की शेयर की स्पॉट प्राइस निकलेगी। फ्यूचर की प्राइस कैसे निकालें? बेसिस लगा के। फर्स्ट दिसंबर को शेयर मार्केट में कितने का है? 16.2। फ्यूचर की प्राइस कितने की है? 16.45। कितना गैप है इसमें और इसमें? कितना फासला है? 3 मंथ फ्यूचर है। दूसरी दफा फ्यूचर मार्केट में कब जाना है? 2 महीने बाद, 1 फेब आ गया। तब स्पॉट कितना होगा? 16.2। कितने % ग्रो कर जाएगा? डीबीएल का शेयर कितना ग्रो कर जाएगा? 17 बेसिस कितना रह जाएगा? इसने 3 महीने में खत्म होना है, 2 महीने बाद कितना रह गया होगा? इसने 3 महीने में खत्म होना है, 2 महीने बाद कितना रह गया होगा? 1/3 रह गया होगा। .0। तो फिर उस वक्त फ्यूचर की प्राइस कितनी रह गई होगी? 17.09।
जी 17.09 5%। उसने ये तो नहीं कहा 5% पर एनम, उसने कहा शेयर 5% महंगा हो जाएगा, 2 महीनों में 5% महंगा हो जाएगा। 17.09 कितना गेन? 0.64। अच्छा, इतना गेन जरूर हो जाता जो आज तक सवालों में हो जाता था, लेकिन इसमें हमें फ्यूचर मार्केट में, इससे पहले किसी सवाल में नहीं था, फ्यूचर मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पड़ेगी। कितनी? फ्यूचर वाली कॉस्ट 0.15। लेकिन हमने फ्यूचर मार्केट में 2 दफा जाना है, तो 0.3, 2 दफा जाना है तो 0.3। अच्छा, अब मार्जिन आ गया और उसने इंटरेस्ट रेट भी दे दिया सवाल में, तो क्यों? हम मार्जिन सिक्योरिटी रखवा रहे हैं और सवाल में इंटरेस्ट रेट भी दे दिया, किस लिए? हमें बोरो करना पड़ेगा तो मार्जिन पे इंटरेस्ट पड़ेगा कितने अरसे का? हम कितने अरसे बाद दोबारा जाएंगे फ्यूचर मार्केट में? 2 महीने बाद, तो मार्जिन पे 2 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा। कितना मार्जिन देंगे हम? 16.45 पे हम फ्यूचर में एंटर हो रहे होंगे, 10% मार्जिन देंगे, इतने रुपए बोरो करने के लिए इतना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 2 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट पड़ जाएगा? ये 10 मार्जिन है, ये इंटरेस्ट है। हम आज फ्यूचर मार्केट में एंटर होंगे तो 10% मार्जिन रखवाना पड़ेगा, बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा 2 महीने का इंटरेस्ट 0.0। तो हमें फिर आखिरकार गेन मिलेगा 0.31। और टोटल गेन तक कैसे पहुंचे? .31 इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी तो नेट आउटकम ये हुआ कि हमारे पास 2 महीने के बाद 9.17 मिलियन अवेलेबल होंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। ये नेट आउटकम हो गया। 9 मिलियन अब से डालने होंगे, 0.17 और मिल जाएगा, तो नेट आउटकम ये बना के हमारे पास 9.17 मिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होंगे। रिक्वायरमेंट में लिखा हो। बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ फिगर्स बदलेंगी और वो दूसरा शेयर भी हो जाएगा। सिर्फ फिगर्स बदलेंगी, बाकी सब यही है। इसमें बताएं जो पूछना। अच्छा, हेज एफिशिएंसी कैसे निकलेंगे? स्पॉट पे गेन है कि लॉस है? लॉस। हम कल को खरीदने जाएंगे तो शेयर इतना महंगा हो जाएगा और फ्यूचर पे गेन है। कल मैं कमोडिटी का एक और सवाल कराऊंगा, बस फिर कमोडिटी बहुत है तो फिर इंटरेस्ट रेट पे चलते हैं। बस, अल्लाह हाफिज।